बशीर बद्र साहब ने लिखा है कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। नमस्कार, मैं हूं विजय त्रिवेदी और आपने देखना शुरू कर दिया है हमारा खास शो सत्य की विजय, यानी सिर्फ सच। यहाँ ना किसी का एजेंडा है और ना हो हल्ला। 100% रिसर्च के आधार पर हम यहाँ सिर्फ सच दिखाते हैं। মিছিল মিটিং করার তোমার অধিকার আছে, দাঙ্গা করার অধিকার নেই। क्या सड़कों के हिस्से भी मंदिर और मस्जिद के हिसाब से बांट दिए गए? तुष्टीकरण का हद जिस समय से उनका बयान आया उसके बाद ही बंगाल में तोड़फोड़ शुरू हुई। रामनवमी के जिस त्योहार पर राम राज्य की संकल्पना की याद आती थी, उसी दिन देश सांप्रदायिक झड़पों की भेंट चढ़ रहा। देश के कई शहरों में भीषण बवाल मचा हुआ। पश्चिम बंगाल में हिंसक झड़पों के बाद शुरुआत के बाद गुजरात से महाराष्ट्र होते हुए अब ये हिंसा बिहार पहुंच गई। बिहार के सासाराम में दो पक्ष आमने सामने आ गए। इस दौरान हुए विवाद में पत्थरबाजी, वाहनों में तोड़फोड़ और कई दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया। आइए सबसे पहले आपको इस मामले में आज का अपडेट बताते हैं कि क्या हुआ है आज। महाराष्ट्र, बिहार और बंगाल में आज फिर हिंसा भड़की है। बिहार में सासाराम में भी ये हिंसा भड़की है। महाराष्ट्र, बिहार और बंगाल तीनों जगह पर हुआ है। गुजरात में भी कल हिंसा रही थी। गृह मंत्री, होम मिनिस्टर अमित शाह साहब ने कहा है कि बंगाल के राज्यपाल से उन्होंने बात की इस मसले पर कि किस तरह से काम हो रहा है, कैसे किया जा सकता है, नियंत्रण में किया जा सकता है। बिहार के सासाराम में गोलीबारी में 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए, उनको गोली लगी है ऐसा बताया जा रहा है। 2 पुलिसकर्मियों को। सासाराम के हिंसा वाले इलाकों में सभी जगह धारा 144 लागू कर दी गई है, यानी बाहर निकलना या भीड़ जमा करना वहां पर पाबंद कर दिया गया है। 3 राज्यों में हिंसा के केस में अब तक 80 लोग हिरासत में लिए गए हैं। 3 राज्यों में 80 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिसमें पश्चिम बंगाल भी है, बिहार भी है। गुजरात में 24, महाराष्ट्र में 20 और पश्चिम बंगाल में 36 लोगों को शामिल हैं, जिनको 80 लोगों को हिरासत में लिया गया। उसमें गुजरात में 24 है। ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है, उन्होंने कहा कि दंगे के लिए हिंदू नहीं, भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। ये ममता बनर्जी का कहना है। और दूसरी तरफ जो केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह, उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने बंगाल को इस्लामिक स्टेट बना दिया है। दरअसल रामनवमी पर देश के कई शहरों में ऐसी तस्वीरें सामने आई, इससे अब तनाव बना हुआ है। गुरुवार दोपहर गुजरात के वडोदरा से 2 बार पथराव की खबरें आई थी। इसके बाद शाम को पश्चिम बंगाल से हिंसा और आगजनी की खबरें आई। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की एक यूनिवर्सिटी में भी छात्रों के कुछ गुट भिड़ गए। वहीं रामनवमी से ठीक पहले महाराष्ट्र के 2 जिलों संभाजीनगर और जलगांव में भी तनाव और हिंसा हुई थी। फिर सासाराम में हुई। आइए अब ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि किस किस शहर में क्या हिंसा हुई है, इसको एक बार समझ लेते हैं। किन शहरों में हिंसा हुई? वडोदरा में 2 समुदायों में पत्थरबाजी हुई, वहां पर आगजनी की भी घटना हुई, जिससे सुलग गया शहर। लखनऊ में शोभा यात्रा में पथराव और आगजनी की घटना हुई। संभाजीनगर, महाराष्ट्र में 2 गुटों के बीच झड़प के बाद हिंसा की वारदात सामने वहां पर आई थी। जलगांव में, महाराष्ट्र में ही, मंदिर के बाहर बवाल हुआ, पथराव हुआ और हिंसा हुई। हिंसा की घटना वहां पर हुई। सासाराम, बिहार में 2 समुदायों में पत्थरबाजी और गोलीबारी की गई। ऐसा नहीं है कि इस तरह की घटना कोई पहली बार हुई हो। पिछले साल भी ऐसी घटनाएं हुई थी, पहले भी होती रही, और इस बार भी देश के कई शहर सुलग रहे हैं। ऐसे में कई सुलगते सवाल हैं। शहर किस तरह से सुलग रहे हैं, उस सवालों को भी हम देख लेते हैं कि क्या सवाल है। पहला सवाल है, महाराष्ट्र बंगाल रामनवमी पर क्यों मचा बवाल? बवाल क्यों हुआ रामनवमी के मौके पर? ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा, क्या धर्म की राजनीति का नतीजा है हिंसा, जिसे हम लगातार बढ़ाते जा रहे हैं? क्या कल के पथराव के बाद आज दोबारा उपद्रव कैसे हुआ? क्या लॉ एंड ऑर्डर की परेशानी थी? क्या दंगाइयों को काबू करने में सरकारें नाकाम रही हैं? ये सभी जगह का मसले की बात है। पुलिस वक्त रहते हालात पर काबू क्यों नहीं कर पाई? और रामनवमी वाले बवालियों, यानी जिन्होंने किया है, उसका मास्टरमाइंड कौन है? क्योंकि ऐसा लगता है कि बहुत प्लान तरीके से किया गया। इस पूरे मामले पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर साहब ने क्या कहा और टीएमसी के नेता अभिषेक बनर्जी साहब ने क्या कहा, वो एक बार सुन लेते हैं, फिर चर्चा शुरू करेंगे। बंगाल के चुनाव हो तो उसके बाद भी हजारों लोगों के ऊपर पथराव, आगजनी, बम फेंकना ये आम सी बात बन गई है। और ममता जी के राज में
जिस तरह से पत्रकारों पर हमले हुए, शोभा यात्रा रामनामी की निकालते उन पर पथराव हुआ है, इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या होगा। और राज्य की सरकार मूक दर्शक बन के बैठी रहती है, आंखें बंद करके रखती है, तो उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। এরা প্রত্যেকটা জায়গায় যে মিছিল করেছে, মিটিং করেছে, প্রত্যেকটা বেআইনি। এবার আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন তাহলে সরকার ব্যবস্থা নিচ্ছে না কেন? নিশ্চিন্তে থাকুন, সরকার ব্যবস্থা নেবেন এবং এই যে ব্যবস্থা হবে এটা দৃষ্টান্তমূলক হবে। মুখ্যমন্ত্রী নিজে বলেছে এবং আমরা অত্যন্ত আশাবাদী যে যারা বাংলার শান্তি শৃঙ্খলা সভ্যতা নষ্ট করার জন্য নির্লজ্জভাবে রাস্তায় নেমে গাড়িতে আগুন জ্বালিয়েছে, ইটপাটকেল ছুঁড়েছে, এলাকা অশান্ত করেছে এবং মানুষের উপর অনৈতিকভাবে চড়াও হয়েছে, তাদের একটাকেও ছাড়া হবে না। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सतीश लखेड़ा साहब हैं, टीएमसी के नेता संजय सरकार साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक शिव भाटिया साहब और पूर्व आईपीएस निर्मल कौर और दिल्ली पुलिस में पूर्व एसीपी वेद भूषण साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। संजय सरकार साहब, क्या हुआ हावड़ा में? क्या वहाँ पर पुलिस, सरकार, कानून व्यवस्था नहीं है? और सुना है कि आपने वहाँ पर इलाके बांट दिए, कुछ मुसलमानों के इलाके हैं, एक सड़क मुसलमानों की, एक हिंदुओं की है। नहीं, ऐसे बात नहीं है। बात क्या है, मैं आपको विजय जी बताने चाहते हैं जी। भारतीय जनता पार्टी के दो गुंडा है, एक गुंडा है दिलीप घोष और दूसरे गुंडा है शुभेंदु अधिकारी। दोनों ने क्या बोला है मालूम है आपको? बोला हम हथियार लेके रैली करेंगे। अच्छा, रामायण में कहीं भी लिखा है हथियार लेके रामनवमी का दिन में रैली करने के लिए जरूरत पड़ता है? किसी बोला आप कीजिए, मेरे को कोई आपत्ति नहीं है, धर्म की बात है, आप कर सकते हैं, हम आपको बाधा देने नहीं जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, वहां पर जाके हिंसाओ भड़काओ जो दे रहे हैं, जिस तरफ से वहां पर जो स्थिति जो हुआ है उस स्थिति के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी जिम्मेवारी। ठीक है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर तो आपके पास है ना सरकार साहब? सरकार आपकी है। लॉ एंड ऑर्डर हम तो पूरा तरह से टैकल कर दिए वहां पर। आप देख लीजिए वहां पर कैसे पूरा रैप उतर गया, कॉम्बैट फोर्स उतर गया, पूरा पुलिस टैकल। देखिए आज बंगाल को जो पुलिस है, स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस को साथ कंपेयर कर सकते हैं बंगाल पुलिस के जो आज एबिलिटी और कैपेबिलिटी के ऊपर में आप इनकार नहीं कर सकता है। हम नहीं बोल रहे, तो तमाम दुनिया बोलते हैं स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस को साथ में बंगाल पुलिस को कंपेयर किया जा सकता है, हम नहीं बोलते। अच्छा, नंबर 2 बात है, अच्छा वहां पर तो आपको मतलब जो डबल इंजन की सरकार है, कहाँ पर? महाराष्ट्र में संभाजी नगर और जलगांव में क्यों घटना गया? यूपी मथुरा में क्यों हुआ है? अच्छा, गुजरात में बड़ौदा में क्यों घटना घटा है? अमित शाह वहां का मुख्यमंत्री को क्यों नहीं बोला ऐसा घटना घटना नहीं चाहिए? आप बोलना चाहिए था कि नहीं चाहिए? होना चाहिए था। लेकिन इसके क्या है, ये सिर्फ धर्म और मजहब और आदमी को जो मौत के ऊपर में रोटी सेक के ये चुनाव जीतना चाहता है, चाहे मेरे सैनिक भाई को ऊपर में चिताओं के ऊपर रोटी सेक के खा के उसको निकल जाना चाहता है, ठीक है। चाहे हम जनता सतीश लखेड़ा साहब, पश्चिम बंगाल में ही हिंसा नहीं हुई है, सरकार साहब भी कह रहे हैं और खबरों में भी है, महाराष्ट्र में हुई, उत्तर प्रदेश में हुई, गुजरात में हुई, तीनों जगह आपकी सरकार है। मतलब आप नाकाम रहे दंगा रोकने में? विजय जी, उत्तर प्रदेश, गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्यक्ष सरकार है, महाराष्ट्र में हम गठबंधन में है, 3 राज्यों में हुई, आज सासाराम बिहार में भी हुई है जी, हावड़ा में कल भी हुई, हावड़ा में आज भी हुई, 5 राज्यों में हुई, 5 राज्यों में घटना घटी। इसे साधारण रूप से देखिए कि एक झड़प हुई, पत्थरबाजी हुई, पुलिस एजेंसी अपना काम कर रही होंगी और इस पे नियंत्रण करने की कोशिश करेगी, मगर किसी भी मुख्यमंत्री ने अभी तक, जब तक इनपुट पुलिस के द्वारा नहीं आए हैं, किसी का बयान नहीं आया। बंगाल में भी कोई नहीं पकड़ा गया या पकड़ने के बाद किसी ने कोई स्वीकार नहीं किया है। 36 लोगों को हिरासत में लिया है वहां भी विजय जी, मगर किसी ने अभी इस तरह कोई जानकारी नहीं आई है, पुलिस की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। मगर ममता बनर्जी ने कल ही बोल दिया ये बाहर के गुंडे थे, ये बीजेपी आरएसएस के गुंडे थे और इन्होंने हमला किया है, ये बंगाल का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। मैंने पहले कहा था कि मुस्लिमों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए और रमजान के समय पे मुसलमान गलत काम नहीं करता है। जी ठीक है जी, 10 सेकेंड जी। आप ऐसा करें, मुसलमानों के साथ दिखने का ठीक है, आप लंबे समय से बहुत कुछ कर रहे हैं जी, मगर आप केवल रमजान तक ही एक समाज को अच्छा क्यों मान रहे हैं जी?
जो किसी भी धर्म की आस्था का आदमी है वो रोज सज्जन है। हाँ। वो एक ही दिन रमजान के महीने अच्छा रहेगा, मगर आप एनआरसी पे, सीए पे, बांग्लादेशी पे, रोहिंग्या पे, जिस स्टैंड पर आप राजनीति कर रही हैं, इसलिए आपने बढ़त लेने के लिए और नैरेटिव सेट करने के लिए बयान दिया है। घटना में जो कुछ आएगा वो सामने आएगा, वो दिखाई दे रहा है। लखेड़ा साहब, लेकिन आप इस बात का जवाब, 5 राज्यों का आपने जिक्र किया, उसमें से 3 में बीजेपी की सरकार है। जरूर। तो सरकारें जिम्मेदार होती है ना, होती है या नहीं होती? क्यों नहीं, सरकार में होगा, सरकार जिम्मेदार होगी, पुलिस कार्रवाई करेगी, पकड़े जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि राजस्थान का मतलूब 1 साल हो गया है, पकड़ा नहीं गया करौली का दंगेबाज। ठीक है, ऐसा इन राज्यों में नहीं होगा। ठीक है, जो भी होगा संरक्षण नहीं दिया जाएगा, पकड़ा जाएगा। ठीक है। शिव भाटिया साहब, अभिषेक मनु सिंघवी साहब ने कहा कि हम जानते हैं कि दंगे होते नहीं, कराए जाते हैं। क्या ये कांग्रेस के अनुभव से कही गई बात है? नहीं विजय जी, आप रामनवमी पे जो हुआ उसको हम इतिहास से जोड़ के और उसको दूसरी तरफ ले जाने की बात करें। ऐसे दंगे हुए क्यों? ये सर्वधर्मभाव का देश है, यहाँ पर एक शिष्टाचारवश सब अपने धर्म का पालन करते हैं, रोजे भी चल रहे हैं और रामनवमी भी मनाई जाती है, नवरात्रे भी पूरे शांति प्रिय तरीके से पूरे संपूर्ण होते हैं। हर धर्म अपना अपने अपने धर्म का सम्मान करता है। इस माहौल को क्यों बिगाड़ा जा रहा है? क्यों बीजेपी की सरकारों के अंदर ऐसी ओछी हरकतें हो रही हैं और हम उसका संज्ञान ना लेके उसको दूसरी तरफ टिल्ट करने की कोशिश करते हैं? पहली बार हुए हैं सर दंगे? कैसा देश किस तरफ जा रहा है ये नहीं, दंगे तो होते रहे हैं और दंगों को दबाया भी जाता रहा है, दंगे करवाए नहीं जाते रहे। दंगे होते रहे हैं, उनकी छत्र छाया के अंदर आप इन दंगों के ऊपर लीपापोती करने की बात नहीं है जी। क्यों मरे 35 आदमी इंदौर के अंदर मंदिर के अंदर? ये बहुत बड़े भक्त बनते हैं, तिलक लगा के चारों तरफ घूमते हैं और सर्वधर्म संभाव को बर्बाद करने की बातें करते हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? अब सुनिए शंकराचार्य पुरी के बयान, उन्होंने क्या बोला है, इन्हीं के ऊपर बोला है सब कुछ। अगर उनको सुनाएंगे तो आपको सारे देश को पता लगना चाहिए कि उन्होंने क्या बोला है। इनके खून से रंगे हुए हैं इनके कपड़े बीजेपी वालों के। क्यों रंगे हुए हैं? क्यों शंकराचार्य पुरी के शंकराचार्य ने ऐसी बात बोली? ठीक है, हमारे साथ 2 बड़े पुलिस ऑफिसर्स, ताकतवर पुलिस ऑफिसर जुड़े हुए हैं, उनसे भी एक बार समझ लेते हैं। रहना सौहार्द। ठीक है, आता हूं भाटिया साहब, एक बार हम पुलिस ऑफिसर्स हमारे साथ हैं, 2 बड़े ताकतवर पुलिस ऑफिसर्स हैं। वेदभूषण साहब, आपसे पहले समझना चाहता हूं, फिर निर्मल जी के पास जाऊंगा, उनका बड़ा अनुभव रहा है, आपका भी बड़ा अनुभव है। दंगों में सरकारों की भूमिका, पुलिस की भूमिका दंगे रोकने में, हिरासत में, कैसे आप देखते हैं? क्यों होते हैं? क्योंकि ये बहुत ऐसी अनहोनी घटना नहीं हुई है। इसका मतलब है कि हम आंखें या तो बंद करके रहते हैं या इग्नोर करना चाहते हैं। विजय जी देखिए, इसे कहा जाता है मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना जी। अभी थोड़ी देर पहले आपके चैनल पर बात चल रही थी, ये इंजीनियर होते हैं, तैयार किए जाते हैं और कराए जाते हैं जी। आम आदमी जो जमीन से जुड़ा हुआ है, चाहे वो हिंदू है चाहे मुस्लिम है, वो कभी नहीं चाहता उसके इलाके में आगजनी हो, आपस में गोलीबारी हो, लोग मारे जाएं, इंजर्ड हो जाएं, कर्फ्यू लगाया जाए, लोगों का निकलना घर से दुश्वार हो जाए। मैंने दिल्ली शहर के अंदर बहुत लार्ज स्केल पर दंगे देखे हिंदू मुस्लिम के, इतना परेशान आ चुके हैं दिल्ली के हिंदू मुसलमान, वो नहीं चाहते कि यहाँ दंगे हों, क्योंकि दंगे होने पर तमाम तरह की 144 सेक्शन के अंदर उनको घर से भी नहीं निकल सकते, सब्जी, लैट्रिन, बाथरूम, कितनी तरह की दिक्कतों का, दुश्वारों का सामना करना पड़ता है। तो फिर बात वहीं घूम कर आती है कि जो पुलिस प्रशासन है वो तमाम तरह की तैयारियां करता है। मैडम बैठी हुई है, शी इज ए वेरी सीनियर ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर। जब इस तरह के मौके आते हैं, चाहे रमजान हो, चाहे ताजियों का हो, रामनवमी का हो, हनुमान जयंती हो, तमाम पुलिस के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, नीचे के ऑफिसर्स हैं, उनको तमाम ब्रीफिंग की जाती है, तैयारियां की जाती है, इंटेलिजेंस कलेक्ट किया जाता है कि क्या संभावना है, दंगा हो सकता है, ताजिए निकलते हैं, कोशिश की जाती है कि हिंदू एरिया से जब निकले उनके ऊपर कोई पथराव ना हो, कोई चोट ना लगे, कोई इस तरह की ना, उनको फैसिलिटेट किया जाता है। तो इसलिए फिर वही बात आती है कि एक जो सरकार का एक मैसेज होता है, स्टेट का एक मैसेज देना, स्ट्रॉन्ग मैसेज देना। मैं बिना राजनीतिक बात के आपको एक चीज बताना चाहता हूं, आपकी चैनल पर चल रही थी एससीए एनआरसी के जो दंगे हुए थे, यूपी एक ऐसा स्टेट था बिल्कुल इनफेक्टेड था, वहां कोई दंगा नहीं हुआ जी। कल जो रामनवमी पर जो दंगे हुए
यूपी इतना बड़ा स्टेट है जहां बड़े लार्ज स्केल पर दंगे होने की संभावना हमेशा बनी रहती है। कुछ बिल्कुल आइडेंटिफाइड है, अलीगढ़, इलाहाबाद, बहुत से ऐसे शहर हैं जहां संभावना हर टाइम बनी रहती है कि दंगे होने ही है, निश्चित है। पर क्या वहां दंगा हुआ? जी। ये सरकारों की जिम्मेदारी है कि मैसेज किस तरह से दिया जाए कि इस तरह की चीजों को रोका जा सके। इसके लिए इच्छा शक्ति की जरूरत है, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देने की जरूरत है। और पुलिस स्टेट के अंदर उसको बोलते हैं राजपूत, वो राज की पूत होती है। आपको संधि विच्छेद कर रहा हूं त्रिवेदी जी, राजपूत, वो राज की पूत है। जैसी स्टेट चाहेगी अकॉर्डिंगली पुलिस उसका एक्शन करेगा, उसका एक्शन रिफ्लेक्ट होगा, उसका एक्शन दिखाई देगा। और ये तमाम जो परिणति है, चाहे वो बंगाल है चाहे महाराष्ट्र है, व्हाट वेंट रॉन्ग, ये तमाम एनालिसिस की चीजें। परंतु जो इंदौर की अभी घटना थी वो मिसहैपनिंग थी, वो तो दुर्घटना है, उसको दुर्घटना जाए जी, मैंने और तरह का मैटर जी सर, वो अलग ये मुकदमा दर्ज हुआ है। इन तमाम मामलों में इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। व्हाट वेंट रॉन्ग, ठीक है, तो वो दुर्घटना है, वो मिस हैपनिंग है, परंतु दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इतना कह सकता हूं, ये सब चीजें दुर्भाग्यपूर्ण है। जी मैडम कौर, आपसे समझना चाहते हैं, आपको सबसे आखिर में इसलिए याद किया क्योंकि आपने सबको सुना है। दो बातें वेदभूषण सर ने भी कही। एक तो कहा कि सरकार जो है वो देखती है और सीनियर और पुलिस ऑफिसर सब चीज़ें देखते हैं, लेकिन उन्होंने कहा पॉलिटिकल विल। मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल विल बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या हमारी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों, बात पुलिस की नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन, वो पॉलिटिकल विल के लिए इंतजार करता है? नहीं, ऐसा होना तो नहीं चाहिए, परंतु ये बात है कि प्रशासन चाहे ठीक से फोर्स का डिप्लॉयमेंट हो, उससे पहले ठीक से गणना की जाए कि कौन से सेंसिटिव एरियाज है, पीस कमेटी की मीटिंग्स हों, पता लगाया जाए। और जो लोग पत्थर इकट्ठे करके रखते हैं या मिसाइल के रूप में बोतलें कोल्ड ड्रिंक की शीशे की इकट्ठे करके रखते हैं, या कुछ इस तरह के हथियार जो रास्ते में इकट्ठे करके रखते हैं, उनको बहुत सर्चेज या प्रिवेंट किया जाए पहले से ही, थोड़ा विजिलेंट रह के, क्योंकि पत्थर तो उसी समय तो नहीं आ जाते जब पत्थर। तो ये तो सब एंटीसिपेशन की बात है ना मैम, एंटीसिपेशन की बात है, एंटीसिपेशन और दंगा जिस तरह से हो रहा है। और जी, दंगा ऐसा तो है नहीं कि आज ही हो गया सब कुछ। इसका मतलब है कि या तो एडमिनिस्ट्रेशन पहले से तैयारी करके रखते हैं जी, और प्रशासन को जागरूक रहना है। और आपकी ये बात में कुछ दम है ज़रूर कि जहां प्रशासन थोड़ा ढीला पड़ता है, पॉलिटिशियंस का मुंह ताकता है जी, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो चाहे वो सिविल प्रशासन हो, कि हमें ऊपर से क्या इशारा मिल रहा है या किससे आका हमारे खुश होंगे। अगर वैसी थिंकिंग कभी आती है तो ढीलापन आता है, ढीलापन आता है प्रशासन में। और प्रशासन के ढीलेपन का ही नतीजा रहता है कि दंगे स्वतः स्फूर्त हो जाते हैं, चल जाते हैं और दंगे होने शुरू हो जाते हैं छोटी सी बात पे। और दंगा जैसे ही हुआ, अगर पहली घटना हुई, अगर उसके बाद भी आपने तुरंत अगर रिएक्ट कर दिया, तब भी, पर अगर आपने उसको 4-5 घंटे या 10-15 घंटे दे दिए डेवलप करने के लिए या मतलब फर्मेंट करने के लिए, तो वो बहुत जल्दी फर्मेंट हो जाता है मॉब। और ये आकलन जहाँ भी हम लोग देख रहे हैं कि आकलन करने में पुलिस विफल रही। और कई जगह तो जैसे वेस्ट बंगाल में हम देख रहे हैं क्या हो रहा है, वो टीएमसी कैडर्स का तो इथॉस ही वायलेंस का, बीजेपी और इसका तो छोड़िए जो इनका प्रत्यारोप है, वो तो खुद से ही लड़ मरते हैं। आप देखिए अभी कैंडिडेट को लेके एक मर्डर हो गया, कौन, टीएमसी के 2 ग्रुप्स में। उससे पहले आपने देखा कई जगह ये लोग अपनी बिल्डिंग ही उड़ा देते हैं क्योंकि टीएमसी के 2 ग्रुप्स आपस में झगड़ा कर रहे हैं। तो जो इथॉस ही अगर पॉलिटिकल पार्टी के इतने वायलेंट हैं, और जब आप स्पेशली जब आप इतनी मयोपिक दृष्टि से देखते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा को भी आप वोटों के लिए कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं जी, राष्ट्रीय सुरक्षा भी आपके लिए गौण हो जाती है, आपके वोट और आपकी सरकार आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। आप ये नहीं देखते कि राष्ट्र सदा रहेगा। हम लोग तो 50, 60, 70 साल जी के अपना इनिंग्स पूरा करके दुनिया से चल देंगे जी। ये बातें सरकारें नहीं देखती हैं, वो देखती है कि किसी तरह हमारा वर्चस्व बना रहे। मयोपिक दृष्टि से जब वो देखते हैं, एकदम नियर दृष्टि से, मतलब बहुत नियर की दृष्टि से, और वो पूरा आकलन नहीं करती हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा से कॉम्प्रोमाइज करती हैं। दंगे उन्हीं का एक भाग है, उसी कड़ी में, उसी चेन में एक कड़ी है दंगे करवाना। मैम मैं ये समझना चाहता हूँ, पॉलिटिकल लीडर्स को तो हम हमेशा ही गाली भी देते हैं, आलोचना भी करते हैं, और वो लोग तो कर ही रहे हैं। हम ये मानते हैं कि उनका तो धंधा ही है कि इसी से चलाते हैं। लेकिन जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस ऑफिसर्स हैं, मैं आपसे समझना चाहता हूँ, आप इतने सीनियर ऑफिसर्स रही हैं, जब ट्रेनिंग लेकर निकलते हैं, बैच लगाते हैं आप आईपीएस का या आईएएस का, तो पॉलिटिकल लीडर की शपथ लेते हैं या कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ? नहीं लेते, सब शपथ तो संविधान की लेते हैं जी। और 33 तो बॉस पॉलिटिकल लीडर क्यों बन जाता है? बॉस पॉलिटिकल लीडर क्यों बन जाता है? वही कहते हैं ना कि जब हम लोग निकलते हैं ट्रेनिंग से संविधान की शपथ लेके, तो एकदम सीधे खड़े होते हैं और हर साल हमारी स्पाइन की एक हड्डी जाती रहती है। 33 साल में स्पाइन पूरी टूट चुकी होती है और संविधान की शपथ
कहाँ चली जाती है पता ही नहीं लगता, उस मतलब रियल जिंदगी के जब थपेड़े लगते हैं। लोग ट्रांसफर से डरते हैं, इंपॉर्टेंट पोस्टिंग चाहते हैं, पॉलिटिकल पावर्स के निकट होना चाहते हैं, प्रोटेक्शन चाहते हैं अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं उसमें। उस कारणवश ये होता है कि पॉलिटिकल विल थोड़ी बड़ी हो जाती है, और जो हमारा प्रशासन है, सिविल सर्विस है, चाहे वो पुलिस सर्विस है चाहे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, वो लोग इसलिए कमज़ोर पड़ जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि पॉलिटिकल लीडर्स के साथ रहने से या उनकी अच्छी मतलब उनके साथ इंग्रेशिएट करने से उनको कुछ व्यक्तिगत स्तर पे कुछ लाभ मिलेंगे। तो व्यक्तिगत लाभ, जब आपको 311 संविधान के आर्टिकल 311 की आपको रक्षा मिली हुई है, उससे बड़ी दुनिया में कौन सी चीज है? हमें तो ये नहीं समझ आते कि ऑल इंडिया सर्विसेज को कॉम्प्रोमाइज करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये आर्टिकल 311 इतना बड़ा प्रोटेक्शन है, इतनी बड़ी आपके लिए सुरक्षा के कवच है, ये आपको कोई कुछ नहीं कर सकता, आसानी से कोई छू नहीं सकता। ठीक है। बहुत सारे लोग हैं हमने देखा जिन्होंने बहुत मतलब प्रशासन के, सरकारों के खिलाफ रह के भी बड़े बड़े काम किए हैं और बड़े बखूबी अपना पूरा सर्विस करियर खत्म किया है। जी, वेदभूषण साहब, आप कुछ जोड़ना चाहते हैं इसमें, फिर हम पॉलिटिकल गैस के पास चलेंगे। ये स्पाइन कैसे टूटती है, एक एक स्पाइन का टुकड़ा कैसे टूटता है, मैडम ने बहुत ठीक से समझाया। आप देखिए त्रिवेदी जी, इतिहास हमें सिखाता है, पुलिस के लिए एक इतिहास जो हिस्ट्री होती है एरिया की, चाहे स्टेट है, चाहे डिस्ट्रिक्ट है, चाहे कोई थाने का एरिया है, उसका इतिहास हमें बताता है कि थाने के अंदर कौन कौन से मिक्स पॉपुलेशन है, जहाँ हिंदू और मुस्लिम रहते हैं, कैसे उनको चेक किया जाए, कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया जाए, ये पुलिस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है। इसमें आप इंटेलिजेंस का फेलियर भी कह सकते हैं, आप पुलिस की वीकनेस भी कह सकते हैं, या जब मैडम ने जो बिल्कुल ठीक कहा है कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी है कितनी मजबूत है, पुलिस ऑफिसर्स का क्या अपना खुद का दामन कितना अच्छा है, क्या उनकी इच्छा शक्ति कोई सीट पाने की थी या अच्छी प्लम पोस्टिंग पाने के लिए वो अपने पॉलिटिकल आकाश को खुश करने के लिए किसी भी लिमिट तक जा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं। त्रिवेदी जी, आप बड़े पुराने पत्रकार हैं, आप पुलिस को भी बेहतर तरीके से समझते हैं और तमाम जो चीजें हैं, कमी है, खामियां हैं पुलिस की, उनको भी बेहतर तरीके से जानते हैं। यदि पुलिस प्रशासन यदि चाहे तो मेरा पक्का दावा है पत्ता नहीं गिर सकता। ये ब्रिटिश हुकूमत कहती थी कि सरकार और पुलिस यदि चाहे तो घर के अंदर सब्जी में क्या पड़ा हुआ है ये भी पुलिस की जानकारी में आ जाता है। तो मैडम ने बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट किया है। ये जो हमारी रीढ़ की हड्डी है वो हमें बताती है हमारी लचर रीढ़ की हड्डी है या हमारी स्ट्रॉन्ग मजबूत इच्छा शक्ति है। तो इतिहास हमें सिखाता है, इतिहास से सीखना चाहिए। CANRC में दंगे हुए इंजीनियर थे, ताहिर हुसैन आज तक जेल के अंदर पड़े हुए हैं। बहुत सारे लोग दंगे तैयार किए गए, किस तरह बॉम्ब तैयार किए गए, यूपी से आदमी बुलाए गए, तो ये तमाम इंजीनियर्ड होते हैं, ये सडनली नहीं होते, कभी कभी होते हैं, ऑफ एंड ऑन हो सकते हैं, लेकिन परंतु जो जांच इस तरह से बिल्कुल ऑर्गेनाइज तरीके से कि आज रामनवमी है, आज फला त्योहार है, ये तमाम चीजें तैयारी की जाती है पहले से कि इस बार रामनवमी का जुलूस निकलेगा, तो हम एक मैसेज देंगे, एक बदला लेने की कोशिश करेंगे, एक सरकार को हिलाने की कोशिश करेंगे। तो ये सरकार के ऊपर सीधा अटैक है। तो सरकार जो भी है, पॉलिटिकल आपके जो एनालिस्ट हैं वो बताएंगे कि किस तरह से हमारी जो कमियां हैं, व्हाट वेंट रॉन्ग, वो एनालिसिस की चीजें और करना भी चाहिए कि दंगे नहीं होने चाहिए। हमारे लिए दुर्भाग्य है क्योंकि पूरे हिंदुस्तान का एक मैसेज जाता है कि हिंदुस्तान सुरक्षित नहीं है, सेफ नहीं है, प्रोसेशंस पर वहां पर पथराव हो जाते हैं, हिंदू मुस्लिम को लेकर वहां पर होता है। तो तमाम चीजें सभी के लिए अच्छी नहीं है, चाहे वो মিছিল মিটিং করার তোমার অধিকার আছে, দাঙ্গা করার অধিকার নেই। क्या सड़कों के हिस्से भी मंदिर और मस्जिद के हिसाब से बांट दिए गए? तुष्टीकरण का हद जिस समय से उनका बयान आया उसके बाद ही बंगाल में तोड़फोड़ शुरू हुई। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं पिछले 2 दिनों में अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में जो दंगे हुए, घटनाएं हुई, झड़पों की, पथराव की। बहुत विद्वत पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। निर्मल कौर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वेदभूषण साहब हैं, शिव भाटिया साहब हैं, संजय सरकार साहब हैं, सतीश लखेड़ा साहब हैं। शिव भाटिया साहब, आपका राजनीति में और सरकार के एडमिनिस्ट्रेशन में बड़ा लंबा अनुभव रहा है। आम आदमी को डंडा जो है पुलिस के हाथ में दिखाई देता है, लेकिन एक इनविजिबल डंडा होता है जो पॉलिटिकल लीडरशिप के पास में होता है, जिससे वो पुलिस ऑफिसर्स और एडमिनिस्ट्रेशन की रीढ़ की हड्डी को तोड़ता रहता है और उसका नतीजा होता है दंगे।
विजय जी, अभी आपने दोनों ऑफिसर्स को सुना, उन्होंने बहुत ईमानदारी से हर बात का वर्णन किया कि किस तरह से हमारी रीढ़ की हड्डी को तोड़ा जाता है और किस तरह से रीढ़ की हड्डी टूटने से एडमिनिस्ट्रेशन जो है हावी हो जाता है और उसके कारण ये दंगे होते हैं। और सौहार्द को बिगाड़ने का अर्थ क्या है? आज की स्थिति के अंदर अगर एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रांग होता तो ये तलवारें लेके हथियारों के साथ रामनवमी का जुलूस निकालने का अर्थ क्या है? और उसके बाद ज़बरदस्ती मुस्लिम इलाकों में, जबकि अब रोज़े भी चल रहे हैं, हमें सम्मान करना चाहिए। वो अगर हमारा सम्मान करते हैं तो हमें भी उनका सम्मान करना चाहिए। आज अब्दुल माजिद को मैं याद करता हूं, जिसकी बात आप कह रहे हैं कि एक घटना घटी इंदौर के अंदर, उसके अंदर उसकी इतनी प्रशंसा सब लोग कर रहे हैं कि रोज़ों में उस व्यक्ति ने कितने लोगों की जान बचाई। तो ये क्या है? ये सौहार्द के कारण ही और सद्भावना के कारण ही इस देश के अंदर ऐसा होता है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए, जब देश को आज़ादी मिल रही थी 15 अगस्त 1947 को, तो गांधी जी कलकत्ता के अंदर इस दंगों को रोकने के लिए भूख हड़ताल पे बैठे थे, अपनी जान के ऊपर उन्होंने आने दी थी। और उसके बाद नेहरू जी ने जाके उनका वो तोड़वाया था और उसके बाद चीज़ें वापस लाके उनको यहाँ पे, जबकि इस इतनी बड़ी आज़ादी की लड़ाई में उनके पार्टिसिपेशन के बाद उन्होंने उसमें हिस्सा नहीं लिया था। उसी सौहार्द को बिगाड़ने के लिए आज की सरकारें हैं। इनकी मंशा क्या है? मैंने पहले भी आपको बताया, इस देश से 10 लाख लोग से ज़्यादा इस देश को छोड़ के बाहर जा चुके हैं, जिनको सरमाएदार हैं, जो रोजगार भी देते हैं और सद्भावना भी चाहते हैं। क्यों छोड़ के चले गए? ये बहुत बड़ा इशू है। सन 2014 के बाद ही 10 लाख से ज्यादा लोग इस देश को छोड़ के जा चुके हैं। ये तो सरकारी आंकड़े हैं, ये मेरे आंकड़े नहीं हैं। ठीक है, ये क्या है? ये इसी सौहार्द में, इसी जो परिस्थितियां बिगड़ गई हैं, जो सौहार्द खत्म हो गया है, उसके कारण ही तो अपने बच्चों को लेके यहाँ से बिजनेसमैन भी चला गया और वो आम आदमी भी चला गया जो रहना चाहता था शांति में। तो परिस्थितियां बिगड़ रही हैं, हालात बिगाड़े जा रहे हैं। और आज इस देश के अंदर जो परिस्थितियां बन रही हैं वो बनावटी परिस्थितियां हैं। ये जानबूझकर एडमिनिस्ट्रेशन अपनी लुल्लपुंज स्थिति दिखा के उन लोगों को बढ़ावा देता है। क्या वीडियो के अंदर नहीं आ गए जो हथियार लेके उन इलाकों में घूम रहे थे? क्यों नहीं पकड़ा गया उनको? ठीक है, संजय जी आपके पास आता हूं। बहुत लखेड़ा साहब धर्म के नाम के ऊपर संजय जी से भी पूछेंगे, आपसे भी पूछते हैं। आप तो दोनों स्थितियों में हैं, आपके पास सवाल इसका भी है क्योंकि आपकी 3 राज्यों में सरकारें जहां भी ऐसा हुआ, और दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में संजय जी का और टीएमसी का कहना है कि आपकी पार्टी के लोग चलाकर दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे थे। ये गंभीर आरोप लगाया गया है। शिव जी भी कह रहे हैं, शिव भाटिया साहब भी कह रहे हैं कि जो तलवारें लेकर चल रहे थे उनको पहचाना जाए। विजय जी आता हूँ सरकार साहब, आपके पास आता हूँ। एक बार लखेड़ा साहब से छोटा सा जवाब ले लूं, फिर आपके पास ही आ रहा हूँ। जी विजय जी, कांग्रेस पार्टी जितने अच्छे दार्शनिक भावों में कह रही है, ये अंगुलीमाल से बुद्ध बनने के बाद की दशा है इनकी। जी, इनकी फितरत इस देश का विभाजन 2 जिद्दी लोगों की प्रधानमंत्री बनने की इच्छा के बाद जो रक्तपात हुआ, दंगे का वातावरण बना, उससे पहले दोनों भाइयों ने देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी। ठीक है जो सर, अब लेकिन अब आप अंगुलीमाल क्यों बन रहे हैं? नहीं, आप अभी बुद्ध बन जाइए। मेरी बात पूरी होने दीजिए जी। उसके बाद जितने दंगे होते आए, और अभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जो इन्होंने बताया कि किस तरीके से सरकार का मनोविज्ञान और सरकार में बैठे हुए लोग अपने माइंडसेट से प्रशासन को गाइड करते हैं। आपातकाल जब लगाया गया, उसी प्रशासन से उन्होंने उपयोग किया। 84 के दंगे में। अरे सर, वो बात तो रोज करते हैं हम, आज की बात कर लेना। आज की बात बता। नहीं, वही चीज है। आज अगर कार्रवाई हो रही है, लोग पकड़े जा रहे हैं, उसको रोकने की कोशिश की जा रही है, मगर जिनका इतिहास है साहब, आपका 1 साल पुराना मतलब कहाँ गायब है? करौली दंगा पूरे देश में आपने कितनी डिबेटें की हैं, मगर आज गायब है। क्यों नहीं है? संरक्षण है। जिस तरह टीएमसी के द्वारा कलकत्ता में जब बयान आया दीदी का, और दीदी के बाद बाँछें खिल गई, उन्होंने कहा दीदी तो हमारे साथ है, मजा आ गया, ये बाहर के लोग हैं। अब जितना रक्तपात होगा, मिल गया पॉलिटिकल लाइन, और पॉलिटिकल लाइन के द्वारा आज सारे जितने टीएमसी के, में मेरी 3री-4थी डिबेट है, एक ही लाइन लेके बैठे हैं कि बाहर से आते हैं और बीजेपी वाले दंगा कराते हैं, आरएसएस वाले दंगा कराते हैं। अरे कौन सी जांच हो गई? किसने कबूल कर लिया? इसलिए दंगे के एक्सपर्ट जो लोग हैं आज उस पर ज्ञान दे रहे तो अच्छा नहीं लगता। ठीक है सरकार साहब,
ये कहाँ से अभी पहचान हो गई है कि किसने दंगे कराए हैं? या तो पहचान हो गई है तो दोनों सब तरफ से आपको पहचान हो गई होगी। और फिर कहाँ मैंने देखा है कि मुख्यमंत्री जो है ऐसे सेंसिटिव टाइम में धरना देने बैठ जाए खुद ही। देखिए विजय जी, मेरे को बोलने का मौका दीजिएगा, समय दीजिएगा। तो मेरे मित्र जो भारतीय जनता पार्टी को जो अभी बोला है ना, इसको मैंने इसको पहले बोलना चाहता हूँ, ऊपर में थूकने से अपना शरीर में गिरता है। ये रोहिंग्या और बांग्लादेशी के बारे में बोला जी। अच्छा विजय जी, एक चीज बताइए तो बीएसएफ, एनआईए, आईबी किसके अंडर में पड़ता है? मिनिस्टर ऑफ होम के अंडर में पड़ता है जी, ठीक है। और रॉ किसके अंदर में पड़ता है? प्राइम मिनिस्टर दफ्तर के अंदर। रॉ का मतलब रिसर्च एनालिसिस विंग। मैं भी एक इंटेलिजेंस ऑफिसर का बेटा हूँ, ठीक है ना, मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, ये जब बॉर्डर से रोहिंग्या और बांग्लादेशी एंट्री करता है तो बीएसएफ, एनआईए और आईबी कहाँ रहता है और रॉ कहाँ रहता है? इसके मतलब इंटेलिजेंस फेल है। आप ये मान लिए हैं इनके सरकार के समय में इंटेलिजेंस फेल, इसके लिए रोहिंग्या आता है और इसके लिए। अच्छा, स्टेट के अंदर में क्या पावर रहती है इसके खिलाफ? दो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी बैठे हैं और भी अच्छा समझाएंगे। लेकिन सर लॉ तो स्टेट के अंदर में आता है ना संजय साहब। सुनिए, स्टेट के अंदर में कहाँ रहता है? इसको पकड़ के जेल के अंदर 6 महीने रखना पड़ता है, उसके बाद में इसको पूछबैक करने पड़ता है। अच्छा, जब बीएसएफ के अंडर बीएसएफ रहता है उसके बाद इमिग्रेशन ऑफिसर रहता है। इमिग्रेशन ऑफिसर के अंडर से तो उसकी एंट्री लेने पड़ता है, वो भी तो होम मिनिस्टर के अंडर में है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि भाई ममता बनर्जी सरकार कुछ नहीं कर सकती, ये कह रहे हैं? नहीं, वो ये सब क्या करते हैं, इसको पकड़ के जेल के अंदर रख सकता है, 6 महीना के बाद में इसको पूछबैक कर सकता है। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट को। अच्छा, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, बीएसएफ को पहले 15 किलोमीटर एरिया था, अभी 50 किलोमीटर उसका एरिया हो गया है, ठीक है ना, कंट्रोलिंग एरिया हो गया। लाइन ऑफ कंट्रोल जो बॉर्डर देखता है बीएसएफ देखता है, मेरे स्टेट पुलिस नहीं देखता है। स्टेट पुलिस 50 किलोमीटर के अंदर का बंगाल पुलिस को घुसना भी माना है, जा भी नहीं सकता है। अरे प्रभु जो हावड़ा शहर के अंदर हो रहा है, प्रभु जो हावड़ा शहर के अंदर हो रहा है वो तो आपकी पुलिस देख रही है, वो स्कॉटलैंड यार्ड की पुलिस। क्या बता रहे थे आप? स्कॉटलैंड की पुलिस। नहीं, ये भाई को गलत फहमी थोड़ा निकाल देना चाहिए। क्यों? उसको पढ़े लिखे करके आना चाहिए। बॉर्डर कौन देखता है और स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर कौन देखता है? लेकिन वो पश्चिम बंगाल सरकार साहब तो सुनने में अच्छा लगता है। ये रोहिंग्या इसको मतलब रोहिंग्या घुसाने के लिए बीएस अमित शाह सबसे बड़ा जिम्मेदार है। ठीक है, सरकार साहब वो ठीक है। आईबी फेल है, आपको रॉ रिसर्च एनालिसिस जो प्राइम मिनिस्टर के अंदर में वो भी फेल हो रहा है। लेकिन सरकार तरफ सब फेलियर है। क्या आपको कमजोरी कमी है तो गुना दिया, ठीक है, लेकिन गुना दिया। आप मेरे को थूके मत, आपको शरीर में जाके वो थूकना गिरता है, ठीक है, थूकिए मत बाहर। ठीक है सरकार साहब। लेकिन मैं सरकार साहब एक छोटा सा सवाल मैं समझना चाह रहा था, वो जो आपकी वेस्ट बंगाल स्कॉटलैंड की जो पुलिस है वो शहर में भी कुछ नहीं करती क्या? क्यों नहीं करता है? तो लॉ एंड ऑर्डर किसने कहा किया? किस तरह की तस्वीरें आपने देखी? भारतीय जनता पार्टी आपके गेस्ट कोऑर्डिनेटर मेरे को रिपोर्ट भेजा है क्या? उसको बापन चौधरी मस्जिद के सामने से जब निकाल के जा रहा था, आपको उस समय उल्टा सीधा गाली गोप्ता करने का क्या जरूरत है? हम कोई संप्रदाय के नहीं, अगर मुसलमान गलत करेंगे तो उसको भी हम अरेस्ट करने के लिए। हम मुसलमान हिंदू की बात ही नहीं करते सरकार साहब, हम मुसलमान हिंदू की बात नहीं करते हमारे चैनल पर। नहीं, लेकिन भड़कावा भाषण क्यों देंगे आप? भड़कावा गाली देंगे कोई संप्रदाय के, और वो संप्रदाय आपको केसी दास को रसगुल्ला दे देंगे क्या? ठीक है, कौर मैम छोड़ेंगे, आप ठीक है, तलवार चलाएंगे, आपको उसको केसीदास का रसगुल्ला आपको जवान दे देंगे। वो उसको अधिकार नहीं आपको जिंदा रहने के लिए, लड़ाई करने के लिए, हक का लड़ाई नहीं कर सकते क्या? वो ठीक कर सकते हैं। और रह गया दीदी क्यों धरना में बैठे हैं? हाँ। मेरे 1,15,000 करोड़ रुपया जीएसटी बंगाल से लेके गया, सरकार नहीं दिया। सरकार में कि नरेगा का 100 दिन का पैसा नहीं दे रहा है, पैसा अटक के रख दे रहे हैं। ठीक है, ये अदानी सरकार साहब मैंने कहा था कि ऐसे सेंसिटिव 80,000 करोड़ रुपया चल जाता है। सरकार साहब मैं सेंसिटिव आपसे ये कह रहा था कि ऐसे सेंसिटिव टाइम पर मुख्यमंत्री धरने पर बैठे। खैर, निर्मल कौर मैम आपसे समझना चाहता हूँ, ये एक्सक्यूजेज चलते रहेंगे और दंगे होते रहेंगे कि रॉ इंटेलिजेंस नहीं करती, लोकल पुलिस नहीं करती, पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं करती, कोई रास्ता है? जी हाँ, इसमें रॉ इंटेलिजेंस और ये सब इधर उधर की बातें है। ये जो बंदोबस्ती है, विधि व्यवस्था है, ये सरासर लोकल पुलिस का मामला है जी। लोकल पुलिस की फेलियर है, प्रशासन लोकल प्रशासन की फेलियर है अगर दंगे होते हैं जी। अब रोहिंग्या बांग्लादेश, ठीक है सरकार साहब, अब मैम को बोलने दीजिए प्लीज जी। अगर वो कह रहे जेल में डालिए, जेलें तो बहुत छोटी पड़ जाएगी, जितने लोग आ रहे हैं प्रतिदिन, जितने लोग आते हैं उतनी तो किसी जेल की कैपेसिटी नहीं है जी। तो ये एक इतने बड़े पैमाने पर हो रहा है ये रैकेट जो चल रहा है इलीगल इमिग्रेंट्स को लाने का, कि ये मिली भगत
बहुत से लेवल्स पे होगी, एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है जी। और ये कह रहे हैं कि लोग देश से पलायन कर रहे हैं, 10 लाख लोग चले गए। अरे भाई, तो जनसंख्या से बढ़ी जा रही है, इतने सारे बांग्लादेशी, रोहिंग्या, इलीगल इमिग्रेंट्स दौड़े चले आ रहे, जैसे भारतवर्ष में पता नहीं क्या रखा है, और हमारी नेशनल सिक्योरिटी से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। मुझे धर्म से दिक्कत नहीं है और धर्म के, ये जब हमारी नेशनल सिक्योरिटी से धर्म के नाम पे कॉम्प्रोमाइज, संजय जी प्लीज, धर्म को भड़का के, संजय जी प्लीज, धार्मिक भावनाएं भड़का के, धार्मिक भावनाएं भड़का के, धार्मिक आधार पर डेमोग्राफी चेंज करके, धार्मिक भावनाएं भड़काने के बाद जब हम लोग अपनी नेशनल सिक्योरिटी से, नेशनल सॉवरेंटी से, नेशनल इंटेग्रिटी से और इंटरनल सिक्योरिटी से कॉम्प्रोमाइज करते हैं, दिक्कत एक सिटीजन के नाते, एक जागरूक नागरिक के नाते मुझे उससे बहुत दिक्कत है जी। कि अगर आप जानबूझ के डेमोग्राफिक चेंजेस ला रहे हैं और ऐसे डेमोग्राफिक चेंजेस ला रहे हैं कि जहां पूरे के पूरे हेवंस बना रहे हैं, प्रोटेक्टेड हेवंस, उसमें जी आप या तो मुझे बोलने दीजिए या तो संजय जी आपके पास आ जाऊंगा। संजय जी आपके पास दोबारा आता हूं मैं, एक बार मैम को बोलने दीजिए, आप पूछ लीजिएगा बाद में। ये इंडियन पुलिस सर्विस से है ना, इंडियन पॉलिटिकल सर्विस से है, हम पूछना चाहते हैं। अच्छा ठीक है, अब प्लीज, अब दूसरा नंबर आपकी बात सुन नहीं रहे, आप अपने मन में सबको ठीक है संजय जी, अब प्लीज मैचेस मुझे पसंद, प्लीज संजय जी। नहीं, मैं आप पे कीचड़ नहीं उछाल रही, आप क्या कर रहे हैं, मैं बहुत कुछ कह सकती हूँ आउट ऑफ रिस्पेक्ट, ठीक है मैम, मैं भी लिहाज। संजय जी ऐसे बात मत करिए प्लीज, आपका जब नंबर आएगा संजय जी म्यूट कर दूंगा मैं आपको। संजय जी प्लीज, राय है आप उसके साथ जाइए और टेक इट होम, डोंट से इट ऑन नेशनल टीवी। You may have any opinion of me. I am saying, talking of national integrity, national sovereignty, and you are making it a political issue. Yes. You are the people who make it a political issue. आप उसको राजनीति बनाते हैं, क्या करते हैं? आपने कभी सोचा राष्ट्र की एकता, राष्ट्र की अखंडता, राष्ट्रीय प्रभुता के बारे में? नहीं, आपको सिर्फ वोट चाहिए, आप कुछ भी कॉम्प्रोमाइज कर देंगे। आप जो राजनीतिक चश्मा जो पहने रहते हैं ना, संजय जी आपके पास आता हूँ, प्लीज आप चुप हो जाइए जी। और ऊपर से आप बैठ के पर्सनल कमेंट्स करते हैं, किसी पे पर्सनल कमेंट करने से क्या स्थिति सुधर जाएगी जी। और मैं तो एक अकेला हूँ, मैं इंडियन किसी भी सर्विस से हूँ, मैं सर्विस से नहीं, मैं अपना अनुभव बता रही हूँ नागरिक के रूप में। बिल्कुल ठीक है, सर्विस में भी मैंने भूषण साहब, और अब नागरिक के रूप में भी मेरी कुछ राय है जी। और ये भूषण साहब, मैं ये समझना चाहता हूँ, जो बात सामने आई वो यही है कि एडमिनिस्ट्रेशन ये क्यों नहीं समझता कि भले ही वो पॉलिटिकल लीडरशिप के इशारे पे चल रहा हो कुछ हद तक, मैं 100% नहीं कर रहा, लेकिन फाइनली जब कल्प्रिट बनाने की बात आएगी तो पुलिस ऑफिसर का ही नंबर आएगा। बिल्कुल, आपका एक्सपीरियंस बिल्कुल ठीक कह रहा है विजय जी। एक वर्ड होता है पुलिस में, टैक्टफुलनेस, जिसको हिंदी में बोलते हैं हिकमत अमली। ये पुलिस की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है, वो किस टैक्टफुल, क्या वो बुलडोजर का इस्तेमाल करके कंट्रोल कर सकते हैं, क्या वो अरेस्ट करके, इसमें प्रिवेंटिव अरेस्ट की जा सकती थी यदि उनको डाउट था लोकल पुलिस को, क्योंकि ये स्टेट सब्जेक्ट है। पुलिस का सब्जेक्ट जो है, मैडम ने बिल्कुल ठीक कहा है, 100% एग्री। और जहां तक विदेशों की पुलिस का, स्कॉटलैंड का संबंध अभी बता रहे थे, अभी दंगे हुए हैं कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सैन फ्रांसिस्को और यूके के अंदर, किस तरह से झंडे उतारे गए वहां पर। इतनी अच्छी पुलिस नहीं जितनी तारीफ की जा रही है, इतना। मैं परसों ही अमेरिका से आया हूं, ठीक है, वहां प्रॉम्प्टनेस है, फेयरनेस है, काफी हद तक जुडिशियल सिस्टम अच्छा, क्योंकि बहुत डेवलप कंट्री है। पर ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ कोई अच्छा सिस्टम ही नहीं है या हम नहीं कर पाए। बात वही आती है कि इच्छा शक्ति की कहीं ना कहीं कमी होती है। ठीक, आप देखिए किस तरह से दंगे हुए, वहां पर किस तरह झंडा उतारा गया, दिल्ली में उसका मुकदमा दर्ज किया गया। तो ये तमाम जो चीजें हैं, जो स्टेट की चीजें हैं, जो जिम्मेदारियां होती हैं, उससे हम भाग नहीं सकते। स्टेट गवर्नमेंट, चाहे अब पंजाब की बात चल रही है, अमृतपाल से वो पीछे नहीं भाग सकते, क्योंकि उनकी जो फेलियर था वो सबको नजर आ रहा है। उसमें एक आम आदमी, मैं और आप तो समझदार लोग हैं, टीवी पर, अखबार में पढ़ते हैं, सब कुछ देखते हैं, मीडिया को देखते हैं। एक आम आदमी भी कहता है कि हाँ, सरकार फेलियर हो चुकी है। तो ये सरकारों की जिम्मेदारी है, स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, स्टेट सब्जेक्ट है। लॉ एंड ऑर्डर, जहां तक आईबी का और दूसरे डिपार्टमेंट है, वो डिफरेंट पैरामीटर्स पर काम करते हैं। वो अलग इशू है, चैनल पर रॉ का नाम लिया गया, इंटेलिजेंस ब्यूरो का नाम लिया गया, आईबी का नाम किसी गया। का ले लीजिए, वो अलग इशू है। एक चीज और बताऊं विजय जी, ये जो मैडम बैठी है वो अच्छे से एक्सप्लेन करेंगी। जो आईबी और रॉ और जितनी भी बड़ी बड़ी संस्थाओं के, एनआईए के नाम दिए जा रहे हैं, जो सबसे छोटा रैंक होता है पुलिस में, कांस्टेबल होता है, वो सबसे बड़ा इंटेलिजेंस अफसर होता है जो स्टेट पुलिस का। उससे बड़ा कोई अफसर, मैंने स्पेशल ब्रांच में नौकरी की है, आईबी वाले मेरे से पूछते थे, मेरे सिपाही से पूछते थे कि जामा मस्जिद में कल वहां पर गृह मंत्री आएंगे, क्या संभावना है। मैंने उनको कहा कि सेंसिटिव है, पथराव हो सकता है,
जैसे ही गृह मंत्री उस टाइम पर, जब मैंने इंटेलिजेंस की इंफॉर्मेशन दी, जैसे ही वो निकलने की कोशिश कर रहे थे, उसी टाइम जामा मस्जिद में गृह मंत्री की कार के पीछे से पथराव हो गया। तो जो नीचे के ऑफिसर थे, सिपाही रैंक में बात कर रहा हूं, सबसे छोटा रैंक, वो सबसे ज्यादा बड़ा वेस्ट बंगाल पुलिस का सिपाही हो, वो उसको एक एक चीज का पता होता है। तो कहीं ना कहीं ये फेलियर है, स्टेट पुलिस का फेलियर है, सिस्टम का फेलियर है, उनकी सरकारों का फेलियर है। वो और तरह की राजनीतिक बातों में उलझाकर हिंदू मुस्लिम करके अपना पीछा छुड़ाना चाहें, वो अलग बात है, परंतु अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हट सकते, उनको जवाब देना ही पड़ेगा। और सवाल मैं और विजय त्रिवेदी जरूर पूछेंगे कि फेलियर के लिए कौन जिम्मेदार है। जी सतीश लखेड़ा साहब, पॉलिटिकल विल की बात होती है, पॉलिटिकल विल कमजोर होती है, कई बार होता है कि पॉलिटिकल विल के लिए आप मतलब पॉलिटिकल पार्टी छोटे इंटरेस्ट के लिए दंगे करवाते हैं या जो भी करवा रहे हैं, लेकिन फाइनल बदनामी सरकार की होती है, और सरकार का मतलब पॉलिटिकल लीडरशिप की होती है। आपको ध्यान है कि हमेशा जब भी दंगे हुए, उस दंगे से उस पॉलिटिकल पार्टी का पीछा नहीं छूटा। तो ये बात क्यों नहीं समझ में आती कि लॉन्ग टर्म में नुकसान पॉलिटिकल लीडरशिप का ही होता है? क्यों नहीं होता है? हमारे पास देश में कांग्रेस एक उदाहरण है। उस लीडरशिप ने जब खुले हाथ भ्रष्टाचार शुरू किया, सिमट के कहां चलेगी? मगर विषय बात तो ये आप तो सीख लीजिए प्रभु। जिस तरह, हाँ, वो जो, अगर ये तो जनता की अदालत है, इनको भोगना पड़ेगा। अगर गलत कर रहे हैं, ये पारदर्शी है, रोज परीक्षा होती है राजनीति में जी। मगर जहां तक विषय है कि आपने देखा होगा बंगाल का जो सिस्टम है, बंगाल पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार साहब के समय पे किस तरह ममता जी केंद्र के सामने आड़े हो गई, किस तरीके से आज प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा जब पंजाब में खतरे में गई, यहाँ पे रोहिंग्या वाला मामला चल रहा था, बीएसएफ को 50 किलोमीटर का दायरा सुरक्षा के लिए केंद्रीय एजेंसियों ने दिया। उसी के बाद तो अनुव्रत मंडल जो इनके टीएमसी के बड़े नेता, उनकी बेटी का नाम पशु तस्करी में आया है। जब सीबीआई को आप अपने राज्य में आने नहीं देंगे, आपके पार्थो चटर्जी के नोटों के पहाड़ यहाँ पकड़े जा रहे हैं, अभिषेक बनर्जी पे दुनिया भर के मामले हैं, ये कहां से हो रहा है? ये केवल केंद्रीय एजेंसियों के द्वारा हो रहा है। आपके राज्य में तो सब राम राज है, आप किसी को कुछ करने नहीं देते हैं। ठीक है संजय जी, एक बात समझाइए, पॉलिटिकल लीडरशिप की बात हुई, मैं समझना चाहता हूं कि अभी विधानसभा चुनाव जब हुए थे तो पश्चिम बंगाल में सब लोगों ने टीएमसी को, दीदी को बड़ा वोट दिया है। तो वोट के वक्त सब लोग आपके साथ खड़े होते हैं और वोट खत्म होते हैं तो आप बांटने लगते हैं लोगों को। नहीं, हम किसी को बांटे नहीं है। ये मेरे भाई जो बोल रहे थे ना, कैटल वाला मैटर, जब गाय मच्छर है उड़ के निकल जाएंगे बीएसएफ के नजर के ऊपर से, अब बोलिए ना, गाय मच्छर है क्या? अभी इस सवाल पर भाग के चला जाएगा बांग्लादेश के संजय भाई, अब पॉलिटिकल सवाल पे मत जाइए, ये सवाल जो महत्वपूर्ण है उस पर बात कीजिए। भाई जब बोले तो भाई के सवाल का जवाब भी आपको लेने पड़ेंगे। वो अगर जैसे सवाल करेंगे हम उसे जवाब देंगे। ठीक है, तो ये तो राजनीतिक में आप अगर जानबूझ के करते हैं तो अगर बुड़बक जैसे अगर सवाल जवाब, ठीक है, बुड़बक जैसे आपको तो जवाब नहीं, हमको सवाल सही जवाब देने पड़ेंगे। अगर कैटल मैटर होता है, कैटल आपका अगर ये होता है, स्मगलिंग होता है, तो गाय तो कोई मच्छर नहीं उड़ के उस बॉर्डर को साइड में चला जाएंगे। जरूर बीएसएफ रहता, बीएसएफ के सामने से निकल के जाता है गाय, उसका पैदल नहीं जाएंगे। बीएसएफ ही सारा सुरक्षा व्यवस्था देख रहा है। मैं पूछ रहा हूँ, और दूसरे नंबर बात बोल रहा है, मेरे साथ में आज सब कुछ है। मैं आज हकीकत के लिख के देख रहा हूँ। आज अगर बंगाल में अगर असेंबली चुनाव हो जाएंगे, मैं 240 से 50 सीट लेकर दोबारा आ जाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी टूटते खत्म हो जा रहा है। ठीक है, जो 77 विधायक, वो मेरा सब्जेक्ट, संजय जी वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के लीडर भी भाटिया साहब, छोटा सा जवाब आपसे चाहता हूँ, फिर मैं हमारे दोनों पुलिस ऑफिसर से बहुत छोटा सा जवाब चाहता हूँ, वक्त कम है। पॉलिटिकल लीडरशिप पर ये सवाल आपको भी अनुभव है कि फाइनली नुकसान पॉलिटिकल लीडरशिप का होता है अगर दंगे होते हैं तो, ये बात क्यों नहीं समझ आती? अनिल जी, आज देश की सरकार, आज इस देश की सरकार जो है झूठ पे निर्भर होकर चल रही है। आपको याद होगा जब कोरोना इस देश में फैला तो उन्होंने सबसे पहले निजामुद्दीन में इकट्ठे हुए रोहिंग्यास के ऊपर कितना बड़ा कटाक्ष करके उनकी जिम्मेवारी उनके ऊपर सब पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहे हैं, कोरोना ही वही लाया। और उसके बाद बिल्कुल मैं पॉलिटिकल पार्टी की बात ही कर रहा हूं। मैं मैडम को भी बताना चाहता हूं, मैडम जो 10 लाख लोग यहाँ से देश को छोड़ के चले गए, वो से ज्यादा छोड़ के चले गए, वो सरमाएदार थे जिनका योगदान था इस देश को की ग्रोथ के अंदर। वो लोग इस देश को छोड़ के चले गए इसका सौहार्द बिगड़ने के कारण। और मैं और आगे बता देना चाहता हूं, जैसे भी आपके पुलिस ऑफिसर ने कहा, क्यों नहीं अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाती कि उस जगह के ऊपर, रामनवमी के ऊपर आप तलवारें लेके सड़कों पे कैसे आ गए? जी, कहां थी पुलिस, कहां था एडमिनिस्ट्रेशन? वो सवाल तो पहले ही हो गया सर। सरकारों के अंदर ऐसी हरकतें सर, नहीं मैं
मैं नहीं, सवाल कहाँ, जवाब कहाँ आया जी। जवाब तो इधर उधर की बातें हो रही है। मैं 240 सीटें ले लूंगा, वो कह रहे हैं ठीक है, आप झूठ बोल रहे हैं, मैं उस बात ठीक है। निर्मल पे तो बात ही नहीं निर्मल हो रही जी, है। आपसे बात तो छोटा सा इधर जवाब उधर एक मैं करके समझना आप चाहता डिबेट को हूँ, खत्म ठीक है, कर वक्त बिल्कुल नहीं है मेरे पास, छोटा सा एक जवाब समझना चाहता हूँ। जैसे पश्चिम बंगाल में हुआ और कहा गया, जो अक्सर हम लोग बात करते हैं, पुलिस ऑफिसर्स भी बात करते हैं कि ये हिंदू कम्युनिटी वाला या हिंदू डेंस इलाका है, मुस्लिम डेंस इलाका है, तो जो खासतौर से भारतीय जनता पार्टी का आरोप रहा कि भाई ये आप तय करेंगे क्या कि अब ये मुस्लिम सड़कें हो गई हैं, ये हिंदू सड़कें हो गई हैं, यहाँ से जुलूस निकलेगा कि नहीं निकलेगा? ऐसा बिल्कुल नहीं। उनको अगर पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन देखना है तो उसके हिसाब से फोर्स का डिप्लॉयमेंट करना चाहिए था। ये नहीं कह सकते कि आप इधर से गुजर ही नहीं सकते। पर है कि इतिहास हमें यही बताता है, चाहे आप कुलथर में तमिलनाडु में देखिए, उन्होंने हिंदू जुलूसों पे पाबंदी लगा दी। जहां मुस्लिम जनसंख्या ज्यादा हो जाती है वहां पर हिंदू जुलूसों पे पाबंदी लग जाती है, जो कि आदिकाल से चल रहा है। इस बार भी आप देखिए बंगाल में नवद्वीप में हाई कोर्ट जाना पड़ा, जो जुलूस हर साल निकलता है, हाई कोर्ट से आदेश हुआ इस बार भी, तब नवद्वीप। भूषण साहब, छोटा सा कमेंट आपका भी, बिल्कुल वक्त नहीं है लेकिन लास्ट कमेंट इसी पर मैं देखिए विजय जी, मैं मैडम की बात को बिल्कुल 100% एंडोर्स करता हूं। अभी तलवारों की, उसकी खंजर की बात हो रही थी। रमजान के और ताजियों के जब जुलूस निकलते हैं उसमें तलवारें भी होती हैं, खंजर भी होते हैं, तमाम तरह की चीजें उस जुलूस के अंदर भी होती हैं, विदाउट इंटरफेयरिंग एनी पॉलिटिकल इश्यूज। मेरा अपना मानना यह है कि जब कभी भी ताजियों के दौरान, रमजान के दौरान हिंदुओं की तरफ से कोई दंगा इस देश में नहीं हुआ है। कोई बड़ा दंगा हुआ हो तो आप मुझे जितने तीनों पैनलिस्ट बता दें, ये दंगे रामनवमी पर या हिंदुओं के जुलूस के टाइम पर ही क्यों होते हैं, कौन इसके लिए इंजीनियर्ड है, कौन अब जिम्मेदार हिंदू मुसलमान की बात हम करना नहीं चाहते भूषण साहब, लेकिन हम समझते हैं कि सबकी अकाउंटेबिलिटी है, चाहे वो पॉलिटिकल लीडरशिप हो या एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप हो। वक्त मेरे पास नहीं है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया निर्मल कौर मैम, आपका बहुत शुक्रिया वेदभूषण साहब, शिव भाटिया साहब, संजय सरकार साहब, सतीश लखेड़ साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आज हमने शो की शुरुआत में आपसे एक सवाल पूछा था कि क्या धर्म की राजनीति का नतीजा है हिंसा। इस पर 63% लोगों ने यहाँ के पक्ष में अपना वोट किया, वहीं 37% लोग इसके पक्ष में नहीं हैं, यानी ज्यादातर लोग समझते हैं। आपने राजनेताओं की बात सुनी, हमारे पैनलिस्ट की बात सुनी, अब छोटी सी बात मेरी भी, यानी विजय भी। धर्म और राजनीति, इनके कॉकटेल के बिना कोई भी दल अपने बल को कमजोर पाता, और आज के राजनीति में धर्म काफी डिमांड में है। एक तरफ देश की सबसे बड़ी अदालत धर्म और राजनीति के इस कॉकटेल पर चिंता जता रही है, लेकिन कोर्ट है, कोर्ट का तो काम ही है गंभीर मामलों पर चिंता जताना, इससे राजनेताओं का क्या। इसलिए तो रामनवमी हो या रमजान, देश में झंडा, दंगा और पंगा चलता ही रहता है। हमारे नेता धर्म का बीज बोते हैं, उनके समर्थक नफरत का खाद पानी डालकर उसे पेड़ बनने पर मजबूर करते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि ये पेड़ बबूल का है, पीपल का नहीं। फिर भी कुछ लोग उस पर मत्था टेकने चले जाते हैं। ऐसे ही लोगों के लिए मशहूर शायर राहत इंदौरी साहब ने लिखा है, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। बाकी आप खुद समझदार हैं। आज के कार्यक्रम में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपके लिए आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। नमस्कार।